हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। 25 करोड़ आवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निजाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा। जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा। लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनके मुशीर बैरिस्टर सैफ से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। ज़राए के हवाले से मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक अली अमीन और बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को मुख्तलिफ हलकों से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में कामयाब हो गए हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी भी जाहिर की और उन्होंने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है और मुज़ाकरात से मुतल्लिक किसी भी पेशरफ्त को खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ है। इसी तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे। पैनल का मैं तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये, क्या वाकई इन खबरों में कोई सदाकत है या ये फिर अफवाहें हैं? ये जो बातचीत हो रही है कि बानी पीटीआई ने इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपको क्या लगता है ये मुज़ाकरात अब किस तरह हो सकते हैं? क्या इसमें कुछ पॉजिटिविटी है? और जो बुनियादी हमारा सवाल है, क्या एजेंडा होगा इन मुज़ाकरात का? देखिए, इसको आप इस तरह ले कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज जो मैसेज आया कि कोई मुज़ाकरात नहीं और जाके सियासतदानों से, हुकूमत से बातचीत करें, हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये आज की बता रहा हूँ। इस कल की मुलाकात के जवाब में जो मैसेज आया। अच्छा, कल जो मुज़ाकरात हुए, कल मैंने ये सारी चेक की और 2 लोग ज़ाहिर मुलाकात करने वाले थे, दोनों से मैंने रब्ता किया और चूँकि इनसे हमारे रब्ते अभी लेटेस्ट इस्टेब्लिश हुए हैं। रमज़ान शरीफ में हमारी अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ से भी हुई। तो हमने कभी किसी के हक़ में या ख़िलाफ़ डंडी नहीं मारी। जो बात होती है हम उसी तरह रिपोर्ट करते हैं। तो इस बात पे हमारा और उनका इत्मीनान था। उन्होंने कहा जी हमारे दरमियान में बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मौजूद है, फ़ौज में और पीटीआई में, इमरान खान में और फ़ौज में। और जो कनेक्टिविटी हो रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, उस पर भी खान साहब का कहना था। और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ जो दोनों बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा है मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप रब्ता रखें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन है। और उसमें उन्होंने कहा जी मैं तो इस पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हाँ अलबत्ता पीटीआई को इग्नोर करके आप सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते। ये उनका मैसेज था। उसको अब आप और मैं जो मर्ज़ी मानी लें कि जी उन्होंने इजाज़त दे दी। बात यह है कि क्या फ़ौज की तरफ से कॉन्टैक्ट हो रहा है? अली अमीन गंडापुर एक पाकिस्तान की निज़ाम रियासत का हिस्सा है, वो वज़ीर आला केपी हैं। तो उनका हर सूरत में और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज कार्रवाइयाँ कर रही है, तो वो तो बिल्कुल हर वक्त साथ है ना पूरे केपी में। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप डिसकनेक्ट हैं। तो जब डिसकनेक्ट नहीं होते तो आप बात भी करते हैं, आप अपने लीडर के लिए रिलीफ भी मांगते हैं, रास्ता भी मांगते हैं। जवाब में भी बताया जाता है कि ये रास्ते हैं। जैसे बैरिस्टर गौहर ने एक दफ़ा कहा था कि हमें कहा गया है कि आपको खामोशी रखनी होगी, फिर ही कुछ आपके साथ हो सकता है। तो कुछ खान साहब का ट्वीट करता है जब काम, कुछ वो इनडायरेक्ट उनके मैसेजेस जो बाहर आके देते थे जेल के बाद, और आज़म सवाती साहब की, और उसमें कुछ लोगों ने अजीबोगरीब काम किया कि जी वो तो उनको कहा गया है कि स्पीकर को निकालने की बात हुई है, जबकि वहाँ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी चीफ मिनिस्टर को कि आप आज़म सवाती और स्पीकर केपी असम्बली को बिठाएं और इस मसले को हल करें, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ पार्टी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और फजूल कामों में हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। उनकी 1-to-1 भी मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की। और ये जो बैरिस्टर सैफ हैं, ये कल तो ऑन द रिकॉर्ड गए हुए थे ना उनके साथ,
चीफ मिनिस्टर के साथ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जाता है, पब्लिक मीटिंग हो जाती है, ये गाहे बगाए खान साहब के पास जाते रहते हैं बैरिस्टर साहब, और इनके ऊपर इनकी पार्टी के अंदर से भी इल्ज़ाम लगता है कि जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। आपको पता है आजकल पीटीआई में ये हो रहा है कि आदम सवाती ने आके बात की तो पूरी पीटीआई की ट्रोलिंग पार्टी जो है वो आदम सवाती के पीछे है, कि ये भी उनके पीछे हैं। मतलब कोई रहनुमा इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ इतनी ग्रुपिंग की है, शक और शुबह से बालातर रहने नहीं दिया कि हाँ जी ये खान साहब के लिए काम कर रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि एक इल्ज़ाम लगता है दूसरा दूसरे पे लगा देता है। और खान साहब को इन सारी सिचुएशंस का पता है। एक्चुअल इशू तो उनकी अपनी जात का है कि वो लोगों को इंस्ट्रक्शन जो देते हैं वो पता तो चलती है ना किसको क्या कहा। अब ये जो गए, इन्होंने फिर 2 हफ्ते के अंदर दोबारा आना है खान साहब के पास। अच्छा, फिर पीटीआई की जो ओवरसीज तंजीम है, आपको पता है वो कह रहे हैं कि जी वो कांग्रेसमैन आ रहे हैं, फलां आ रहा है और फलाना आ रहा है, और वो खान साहब से भी मिलने की बात करेगा और वो हुकूमत से बात करेंगे। कुछ लोगों का आया कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड से 3 ओवरसीज पाकिस्तानी आके मिले हैं, उनके खिलाफ भी पीटीआई के अंदर से एक पूरी कंपेन, ओवरसीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो तंजीम डॉक्टरों की है उसके अंदर से बात कर रहा हूँ। सब ने बातचीत शुरू कर दी कि आपको किसने मैंडेट दिया, तो वो जवाबन कह रहे हैं कि भाई हमारा मैंडेट तो पाकिस्तान है, हम तो पाकिस्तान के लिए पहले भी बात कर रहे थे, तो हम जिससे मर्जी जाके बात करें, आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मामला किसी भी तरीके से सेटल हो जाए। तो वो जो बात मैंने स्टार्ट में कही कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और वो खान साहब अभी तक नहीं बना सके, और मुझे अभी फौरी तौर पर उनकी तरफ से जो बातचीत हुई है कोई ऐसा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा कि वो कॉन्फिडेंस उनके ऊपर, यानी ट्रस्ट जो डेफिसिट है, कोई उनका ट्रस्ट जीत सकता हो कि खान साहब के बिहाफ पे कोई गारंटी दे दे, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। सही जी। आया साहब, अब ये मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर भी नजरसानी के हवाले से बातचीत हुई है, जो जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट की बात है, जाहिर है वो फिर कौन होगा, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी बात सच है कि बहुत सारी ग्रुपिंग भी है एक दूसरे पर। अभी इस पर भी उनके एतराज़ात हैं, जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की। लेकिन आपके ख्याल में अगर ये वाकई बात आगे बढ़ती है, एक तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको लगता है कि ये पेशरफ्त मुस्बत अंदाज में हो सकती है बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए बिल्कुल हो सकती है। ज़ाहिर है ये सियासत और रियासत मुमकिनात का खेल होता है, इसमें नामुमकिनात कम होती हैं और चीज़ें ज़ाहिर है आज आपको नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल एक स्टेज ऐसे लग रहा था कि जैसे शरीफ ख़ानदान को हमेशा के लिए राइट ऑफ कर दिया गया, और ये बातें भी हो रही थी। एक साहब ने मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस वक्त बताया था कि जी दे आर नो मोर, अब दोबारा ये कभी नहीं आएंगे। और आज देखें, आज शरीफ फैमिली ही रूल कर रही है इस मुल्क में। तो अब ये कहा जाता है कि जी इमरान खान इज़ नो मोर, पीटीआई इज़ नो मोर, लेकिन हालात बदलते, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो चलें स्पेकुलेशन ही हों कि कोई कांग्रेसमैन आ रहे हैं या आ रहा है कांग्रेसमैन और मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें कहाँ से, बात शुरू कहाँ से होती है कि वो रूटीन की मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही होती इमरान खान साहब से, और फिर पता चलता है जी कि वो अचानक वो 2.5 घंटे की एक मुलाकात उनकी अपने चीफ मिनिस्टर से और साथ बैरिस्टर। अब बैरिस्टर साहब बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं, उनके हवाले से बात ही ये की जाती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, क्योंकि बहुत कुर्बतें हैं उनकी, राब्ते हैं उनके, और ज़ाहिर है उन्होंने कभी इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया। तो रोला सिंपल ये है कि वो जब मिले, अच्छा मिलने की हद तक, उसके बाद तो ज़ाहिर है स्पेकुलेटिव स्टोरीज आनी होती है ना कि जी ये उन्होंने मुलाकात में ये कह दिया, उसके बाद फिर वो चल पड़ता है कि जी वो इमरान खान ने उनको टास्क दे दिया है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें, कि जैसे वो इमरान खान साहब ने शायद रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया हो, तो उनकी तो वहाँ चलती नहीं है। एक चीज़ जो बिल्कुल समझ आ रही है कि अगर आप कहें कि उनका कोई वहाँ जेल के अंदर अगर वो इतनी चलती होती तो यकीनन वो ईद वाले दिन अपनी बेगम से मुलाकात ज़रूर कर लेते अपनी ख्वाहिश पे। वो तो इतनी ख्वाहिश भी जब पूरी नहीं उनकी हो सकती तो फिर उनकी ख्वाहिश पे कोई मुलाकात ही तो नहीं आके उनसे मिल सकता। तो फिर ये लोग अस्यूम करते हैं कि ये मुलाकात शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पैगाम गया होगा, और बाकी तरदीदें तो फिर दोनों तरफ से आनी होती हैं। अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि जी वक्त के साथ जब कोई पेशरफ्त होगी उसके बाद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, फ़िलहाल हम, क्योंकि ये ओपन तो नहीं हुआ करती। आपको याद है जब जनरल बाजवा मुलाकातें कर रहे थे इनसे, मतलब ये दावा किया जा रहा था उनकी मुलाकातें हो रही थी, तो उस वक्त को मान थोड़ी रहा था, ना इस्टेब्लिशमेंट मान रही थी ना PMLN मान रही थी उस वक्त कि हमारे कोई राब्ते हैं। असल फड्डा तब पड़ता है जब मुझे वो समझ आती, जब तशवीश की एक लहर PMLN में दौड़ जाती है बड़ी बुरी तरह।
इनके फौरन गुजरा और बाकी लोग आके वो शुरू कर देते हैं कि जी देखें इमरान खान ने फिर रोना शुरू कर दिया है, उसने फिर एनआरओ मांग लिया है, और फिर बात होती है कि नहीं जी ये तो बात इस्टेब्लिशमेंट तो बात ही नहीं करना चाहती इनसे। इससे फिर लोगों के शकूक और बढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ वाकई कोई शायद राब्ता हुआ है या कोई पैगाम गया है। ज़ाहिर है हम स्पेकुलेशंस पे बात कर सकते हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो कोई चीज़ नहीं है, कोई एलामिया तो हमारे सामने नहीं है उस मुलाकात का कि कोई मुलाकात हुई और उसके बाद हमें बताया गया हो कि जी यही है उसमें बात हुई है, ये पैगाम था या नहीं था। तो इसी तरह से चलता रहेगा। सिर्फ ये है कि जब PMLN वाले बहुत ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं ना, फिर मुझे शक पड़ जाता है कि शायद वाकई कोई इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम किया जाए और कोई ऐसी फ़ज़ा पैदा की जाए इस मुल्क में कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएं एक पेज पे। तो बहरहाल हम यही तजिया हमने इसी चीज़ पे जो नज़र आ रहा होता है उसी पे करना होता है, तो इससे ज़्यादा तो हम इस पे क्या कुछ नहीं सकते। जी फैसल साहब, आपको क्या लगता है, जाहिर है बातचीत होती है और मुज़ाकरात से सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकलता है, इसमें हर्ज क्या है कि अगर एक सियासी जमात चाहती है कि वो रियासत के साथ बात कर ले, तो आपको लगता है कि ये एक इसको मुस्बत लेना चाहिए? नहीं, ये तो अभी तय होना बाकी है ना कि सियासी जमात चाहती है, रियासत चाहती है, या दोनों ये चाहते हैं। खाली एक ही सियासी जमात के बारे में कहना है कि वो सियासी जमात चाहती है, रियासत नहीं चाहती है, रियासत चाहती है, सियासी जमात नहीं चाहती, हो सकता है दोनों ही चाहते हों। बहरहाल जिस तरह ये जो आपके वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, इनके बारे में तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं कि इस हुकूमत में ये नून लीग के नुमाइंदे नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। इस तरह बैरिस्टर सैफ के बारे में भी पूरी तहरीक इंसाफ और चाहे उस और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन वो भी मुत्तफ़िक हैं कि वो पार्टी के अंदर जो उनकी नुमाइंदगी है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी है। तो इस मुलाकात को भी आप मुलाकात ना कहें, ये भी मुज़ाकरात ही कहें इसको। मतलब इमरान खान ने बैरिस्टर साहब से ना कोई ज़ाती अमूर पर गुफ्तगू करनी है, इमरान खान ने ना बैरिस्टर साहब से कोई पार्टी पॉलिसी पर गुफ्तगू करके उनको नया लाया अमल देना है कि आपने जाके अब ये काम करना है, ना उनसे जो है वो कोई क्या कहते हैं मुस्तकबिल का उनको प्लान देना है, ना ये भी मुज़ाकरात ही हैं। इसको आप मुज़ाकरात की शक्ल समझे और कुछ नहीं है। अब वो दोनों फरीकैन क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इस बात से कतई नज़र, ये मुज़ाकरात की एक शक्ल है। और ये सिर्फ ये मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात तो वो भी मुज़ाकरात ही है, या मुलाकातें जो भी वाशिंगटन से जो अमेरिका से जो वफ़द आके मिल के गया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन हुकाम से, वो किसकी ख्वाहिश पर हुई थी? क्या वो इमरान खान की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई थी? या वो वफ़द जो आया था उसको इमरान खान को आने से पहले एतमाद में लिया गया था या नहीं लिया गया था? ये तो बहरहाल अभी भी एक सवालिया निशानी है ना। या वो वफ़द जो आया था उसको हम लोगों ने बुलाया था या अमेरिका से किसी ने भेजा था, मास्क का कोई पैगाम लेकर आया था? ये भी एक सवाल है, ये लोग उठा रहे हैं इस सवाल को। इस सवाल को आप गैर अहम नहीं समझ सकते। क्या वो किसी का पैगाम लेकर तो नहीं आए थे? हम एक तासुर यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है। फिर वहाँ पे ये बात भी की गई कि इस मुलाकात को आप फैला दें। तो ये फैलाने का मतलब सिर्फ ये है ना कि तासुर दे कि इमरान खान जो है वो डील कर रहे हैं। इमरान खान ने जिस तरह जेल काट ली है ना, अब इमरान खान डील करके भी बाहर आ जाए ना, तो अब वो किसी ने मानना नहीं है कि वो डील कर आए। उन्होंने जिस तरीके से जेल अपनी काट ली, वो उन्होंने जो है एक सियासी तौर पे जो है ना एक मजबूत जो है ना वो अपने हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से जो है ना ऐसा काम कर दिया है कि अब जो है वो डील कर और आना भी उन्होंने डील करके। ये जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अदालती फैसलों से तो ये तो इमरान खान ने भी नहीं सोचा होगा कि वो अदालती फैसलों के तहत जो है इंसाफ के तहत जो है वो बाहर आ जाएंगे। इमरान खान जब भी बाहर आएंगे वो डील करके आएंगे। ये साबित हो गया कि इमरान खान के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है कि वो ताकत के जोर पे वो कारकुन या अवाम जो है वो जेल का ताला तोड़ के जो इमरान खान को निकाल ले। ये चीज़ तो साबित हो गई। इमरान खान ने मुस्तकिल कोशिशें कर ली, ये उनकी कोशिशें जो है ना वो बराबर साबित नहीं हो सकी। बाकी वो इतराफ़ में, मुल्की सतह पे, सोशल मीडिया में, आलमी सतह पर जो माहौल बना रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत जो है अपने रूट्स नहीं पैदा कर पा रही अवाम के अंदर, या एक कोई बयानिया नहीं दे पा रही, उसका जो बेनिफिट इमरान खान जो ले रहे हैं उसका उनको इमरान खान को जो है ना वो फ़ायदा पहुंच रहा है। और ये मुलाकातें या मुज़ाकरात जो है या मुस्तकबिल में भी जो भी पेशबंदी होनी है वो इसी नतीजे पर, इन्हीं हालात के सबब जो है वो होनी है। तो इसको ये जो 15 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है, एक हफ्ते के अंदर बल्कि, इसको आप मामूल के हालात नहीं समझे। कुछ ना कुछ सियासी तब्दीली जो आ रही है, हो सकता है ये मुल्क है,
यहाँ तो कोई भी जो है वो यू टर्न ले ले कल को, इमरान खान कोई और ही कोई, इनसे तो कोई भी उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्वीट कर दे और सब कुछ दोबारा से तब्दील हो जाए। सही जी। शकील अंजुम साहब, देखिए तो सियासत जो है वो जैसे खान साहब ने कहा मुमकिनात का खेल है और मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, मुज़ाकरात से ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ये जो अचानक मुलाकात भी जो स्पेशल अरेंजमेंट था और स्पेशल मीटिंग हुई, स्पेशल मुलाकात और जो 2.5 घंटे पे मुहित थी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोई इशारा होगा जिसकी बुनियाद पर इस मुलाकात का एहतमाम किया गया और उसमें बातचीत की गई। 26 नवंबर के बाद पीटीआई के जो बैकडोर राब्ते थे वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये एक मरतबा फिर शुरू हुए हैं और देखते हैं कि आगे क्या इसका दूसरा दौर, तीसरा दौर चलता है या फिर ये भी माजी की तरह यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और पाकिस्तान की सियासत को अगर हम देखें तो उसमें किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मतलब माजी में अगर हम देखें तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देख लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आप देखें जब इमरान खान साहब आए तो उन दोनों अतवार में ये नहीं लगता था कि दोबारा जो है मियां नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान की सियासत में वापसी होगी। लेकिन हमने दोनों मरतबा देखा न सिर्फ उनकी वापसी हुई बल्कि उस वक्त के अगर हम अखबारात उठाकर देख लें तो उनकी जो शह सुर्खियाँ हैं जी। जो अदालतों से सज़ा दी गई हैं ऑलमोस्ट तकरीबन यही सज़ाएँ हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब को दी हुई हैं हमारी अदालतों ने। तो बिल्कुल इसी तरह के 28 साल कैद, 14 साल कैद, हाई जैकिंग केस में सज़ा। उसके बाद आपने देखा कि एकदम पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा तब्दील हो जाता है और फिर मियां नवाज शरीफ आके दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो आई लेकिन उनकी असैसिनेशन हो गई, लेकिन उनकी पार्टी को फिर मरकज़ और सूबे में इक़्तिदार मिल गया। तो इसलिए ये कहना कि इन बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कुछ भी किसी भी वक्त पाकिस्तान में हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हालात चल रहे हैं नहरों के मसले के ऊपर और वहाँ पर जो कौम परस्त जमातें हैं और उनमें ख़ास तौर पर आपको तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। तो इस सारी सूरत हाल ये जो डेवलप हो रही है वहाँ से सिंध से जो है वो सिंध का प्रेशर है, कौम परस्त जमातों का प्रेशर है, जो उसका पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो सिंध के अंदर है। उनको भी पता है कि अगर पानी के मसले पे कोई थोड़ा से भी ऊंच नीच होगी तो उनका वोट बैंक वहाँ पर ज़ाया हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं वो सिंध के वो वहाँ पर आबादकार भी हैं और वैसे सिंधी भी जो हैं वो उनका ज़्यादातर ज़रिया मुआश जो है वो काश्तकारी के ऊपर है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है वहाँ की जो एग्रीकल्चर है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो उन सारी चीज़ों में फिर मुमकिनात का खेल भी हो सकता है। ठीक जिस तरीके से जब इमरान खान साहब को लाया गया तो उस वक्त भी ये कहा गया था और उनके वज़रा बरमला ये कहते थे कि हमारा जो पीरियड है वो 10 साल के लिए है, 10 साल तक तो हमें कोई नहीं हिला सकता और ये अरेंजमेंट 10 साल के लिए किया गया था। लेकिन आपने देखा कि वो 3 साल बाद ये अरेंजमेंट खत्म हो गया और उसके बाद खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ गई और जो अपोजिशन में थे वो जो इक़्तिदार में आ गए और उन्होंने पीडीएम बना के 16 माह पाकिस्तान पे हुक्मरानी भी की। फिर जब अगला इलेक्शन हुआ तो उसके ऊपर जो सवालात उठे वो सबके सामने है, फॉर्म 45, 47। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो PMLN गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई। तो इस सारी सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें तो कुछ भी पाकिस्तान की सियासत में किसी भी वक्त हो सकता है बिल्कुल। लेकिन जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप करने की जरूरत है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अगर वो ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है और कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शख्सियत या पाकिस्तान के बाहर कोई ऐसी शख्सियत उसकी गारंटी दे देती है बिल्कुल तो मेरे ख्याल बातचीत फिर आगे की तरफ बढ़ेगी और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और पीटीआई जो एहतजाज करने जा रही थी वो भी मेरे ख्याल कुछ अरसे के लिए पेंडिंग में चला जाएगा और जो एहतजाज की कॉल थी अब देखते हैं कि उसकी क्या डेट होगी। जी इलियास साहब उसको पेंडिंग में करते हैं तो हम समझेंगे कि सियासी बात चल पड़ी है। आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 आमिर साहब मैं बस ये बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर की ये कोई अचानक मुलाकात नहीं है। वो पहले भी करते थे और फिर उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा कि 90% मामला तय हो गए हैं।
पिछले रमज़ान, ये पिछले 4 हफ्तों से रमज़ान शरीफ में 2 हफ्ते इन्होंने इस्लामाबाद बैठ के गुजारे इस मुलाकात के लिए, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। तो अब इनकी मुलाकात कराई गई। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये कोई अली अमीन गंडापुर अचानक नहीं आए और वो मुसलसल इजहार करते रहे कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक ठीक जी इलियास साहब। लेकिन एक ये बड़ा अच्छी बात है कि जी तातुल के बाद दोबारा जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं गवर्नमेंट और जो पीटीआई में, अगर जो शुरू करने के लिए जो भी कोशिशें हुई हैं, जो भी हैं इसके पीछे हाथ हैं, जो ये एक अच्छी चीज़ है कि मुल्क में जो इसमें सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर होनी चाहिए ताकि जो मसले हैं हमारे उनको हल किया जा सके। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ये ज़रूरी था, इस पर सब लोगों बातचीत भी कर रहे थे। और वैसे तो आपको देख लेंगे अली अमीन गंडापुर पर कितनी क्रिटिसिज्म हुई है कि पिछली दफ़ा भी जब वो मुज़ाकरात करने के लिए गए उनको इस्टेब्लिशमेंट का ये कहा गया, फिर कहा अब दोबारा गए, बैरिस्टर साहब भी साथ गए, अब जाके देखें दोबारा उन्हीं ये बेसिकली एक पुल का किरदार अदा करें क्योंकि वो सूबे के सरबराह भी हैं एक, तो बेसिकली पुल का किरदार अदा करें। और ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और ये जो बंदे लिए गए हैं ये पॉजिटिव बंदे आ जाएंगे कि मुज़ाकरात को किसी साइड पर लगाया जाए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। अब जैसे भी उनको इजाज़त मिली है कि किस तरह करें और जो गैप पैदा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान उसको पूरा किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जो आपस में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो अजीब सी बातें आपस में हो जाती हैं तो इसको ख़त्म किया जाए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। और ये जो मुज़ाकरात हैं इसको चलना चाहिए। पीटीआई को भी देखना चाहिए कि उनके पास एक दोबारा चांस आया कि उसको किया जाए, चाहे जिसको भी इसका रंग दिया जा रहा है कि जी बाहर से भी प्रेशर है, इस तरह भी है, लेकिन इस मसले को हल करना चाहिए क्योंकि इस मसले से हल से होने के साथ ही मुल्क में कितने जो दूसरे मसाइल पैदा हुए हैं, खासतौर पर दहशतगर्दी का सबसे बड़ा है, उसको काबू पाने में बड़ा एक आसानी रहेगी ताकि उसमें मुल्क में जो है अफरा तफरी जो दहशतगर्दी की है, इसमें इख्तलाफा जो दहशतगर्दी फैली हुई उसको कंट्रोल करने में सारी सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी और बैठ के मसले हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये भी है कि एक दो है कि क्योंकि पीटीआई को बगैर बाहर रखे कोई मसले जो देख रहे हैं सियासी जमातें कह रही हैं कि मसले हल करने, एक बड़ी सियासी जमात को बाहर रखना ये सही नहीं है इस वक्त मुल्क में क्योंकि आवाम ने जो मैंडेट दिया हुआ है उनको भी एक मैंडेट है उनके पास और इस मैंडेट को साथ लेके चलना इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छी अगर गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है, कुछ इकदाम कर रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो है बड़ी सियासी जमात को साथ लेके चलना। सही है जी, आपने गवर्नमेंट की बात की, अभी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इसी पर हम सवाल रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को बिजली का बड़ा रिलीफ दिया है, अब सवाल ये उठाएंगे ये रिलीफ आवाम के लिए मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और ये रिलीफ जो है वो आर्जी है या मुस्तकिल। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। दो 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, उसमें आज मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 58 रुपये 50 पैसे थी, जो बाद के महीनों में हमारी सबके मुश्तरका काविशों से अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है, यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज उसमें मजीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई के मारे आवाम को बड़ा रिलीफ दिया, बिजली की कीमतों में बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि सनतों के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 7 रुपये 59 पैसे कम की गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती हुई है। इस रिलीफ के बाद घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी खुशखबरी दी कि 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे का भी इंतजाम कर लिया गया और अगले 5 साल गर्दिशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी से मुताल्लिक ये सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करें।
चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने बिजली की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान किया है, इससे पहले ज़ाहिर है IMF को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब उन्होंने खुद भी कहा कि इजाज़त मिली है, ये अब आर्जी होगा या मुस्तकिल? और अब जो एक और बहस छिड़ गई है कि इसका इतलाक़ कितने यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ पर होगा, क्या जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या तमाम सार्फिन पर इसका इतलाक़ होगा जो उन्होंने, क्योंकि वैसे तो उन्होंने ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूट घरेलू सार्फिन, कमर्शल और, लेकिन ज़रा डिटेल से बता दीजिएगा। देखें, पहले तो ये है कि वेल्डन वज़ीर आज़म कि आज उन्होंने दिल खुश किया कि आम आदमी के लिए भी रिलीफ मिला और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिला, और बेहतरीन काम। और इसमें हाफिज़ नईम साहब को नहीं भूलना चाहिए, जमात इस्लामी के अमीर को, कि उन्होंने एक धरना भी दिया और एक ओरिजिनल अपोजिशन का किरदार अदा किया कि बातचीत भी की, परसू भी किया, और वो फसाद नहीं फैलाया जो हमारे यहाँ रूटीन में अपोजिशन ने काम शुरू किया हुआ होता है। तो दोनों तरफ से ठीक बात हुई, उनको जो यकीन दिलाया गया, अवैस लगारी को हम शाबाश देंगे इस मामले पे, उनकी टीम को देंगे PM की, कि भाई हाँ एक बुनियादी टैरिफ में कमी आई है जो कि हर आदमी के लिए फ़ायदा है। अपने अपने यूनिट आप इस्तेमाल करते हुए देख लें और उसको देख लें। आपको ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया ना, सबसे ज़्यादा जो यूनिट की कास्ट है 34 रुपए जो अब होगी। तो आप और हम अगर जब देखते हैं तो वहाँ पे अभी हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा था 50 यूनिट वाले का क्या रेट होगा, 100 वाले का क्या होगा, 200 वाले का क्या होगा, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी बहुत कम रेट है, लेकिन उनको भी इसका फ़ायदा दिया जा रहा है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ अपर जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए फायदा हुआ है, हर स्लैब के लिए ये बाकायदा तौर पे। और कल इस पे अवैस लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तिश्नगी है लोगों में, क्वेश्चन है, सब कुछ है, वो उसका जवाब भी देंगे। एक्चुअली यही बात है कि असल में आम आदमी के लिए और इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है जिससे डॉलर आता है, तो उनको भी मुकाबले के लिए तो लाने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। जहां ये बात हुई वहां वज़ीर आज़म ने ताजरों और सनतकारों को बड़ी अच्छी तलकीन भी की, लेकिन तलकीन से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर, जहां हम आपको वेल्डन कर रहे हैं तब बनेगा जब आप इसको प्रॉपर बजट में ताजरों को लाएंगे शिकंजे में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये कमाते हैं और टैक्स टका नहीं देते। लाखों की सेल करते हैं, हजारों की भी सेल करते हैं, लेकिन टैक्स के नाम पे सब चोरी करते हैं। तो इनको साथ बिठाएं और डंडा डोली करें, जो मर्जी करें। जो IPPs के साथ कर रहे हैं गुफ्तगू का, वो ताजरों के भाई आप रास्ता तो देना, कि ये नहीं है कि आप पैसे नहीं देंगे। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं मज़ीद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ और भी रिलीफ आएगा। अभी पेट्रोल भी इंटरनेशनल लेवल पे और सस्ता हो गया, उसका रिलीफ भी आप तक आ जाएगा। अब बात सिंपल ये है कि ये ना करते तो हालात बड़े ख़राब हो रहे थे। आपको बताऊँ, लोगों के मसाइल तो अपनी जगह हैं, इनकी जो डिस्को कंपनीज हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इतने कम इस्तेमाल हो गया बिजली का कि पैसे ही नहीं आ रहे थे उसके ख़जाने में। अब इनको उम्मीद है कि लोग थोड़ी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करके, स्पेशली सनतें चलना शुरू हो जाएंगी ना, वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा उस पर। क्योंकि US ने जो टैरिफ भी आप पे 29% लगा दिया है, वो भी अभी उस पर भी इनको गौर करना पड़ेगा कि वो उसके क्या असरात आएंगे हमारी उस पर सनत पे। लेकिन बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब कर रहे थे और मैं बैठा सुनने के लिए कि यार वो आ जाए, तो फिर मुझे वो आपको पता है वो रोयत हलाल कमेटी का इजलास याद आ गया कि वो इजलास के बाद जब चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी बैठते हैं अनाउंस करने के लिए, चांद नजर आ गया, तो पहले उन्होंने 150-200 मौलवियों का नाम लेना होता है कि ये फलां फलां थे, फिर स्पार्को वाले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल उसी तरह से वो करके और फिर वाकयात मुख्तलिफ सुना के और फाइनली शबाना रोज मेहनत का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, फिर जिक्र किया। तो फिर मेरी तसल्ली हो जाती है वो जब शबाना रोज मेहनत का जिक्र करते हैं। तो इतनी लंबी ज़ाहिर वो उन्होंने मजमा भी बहुत बड़ा इकट्ठा किया हुआ था, तो वो किसी ने तस्सीह की उनकी, जब उन्होंने कहा 2000 करोड़ 2 खरब होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो तस्सीह ठीक थी। 200 अरब 2 खरब होता है, 2000 अरब 2 ट्रिलियन होता है, 2 खरब नहीं होता। ये ज़हन में रखिए, जिस बात में हो जाता है नहीं, वो उन्होंने कंटेस्ट किया ना। सही सही। चले ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है ये रिलीफ आर्जी है या मुस्तकिल? देखिए, ये तो आर्जी और मुस्तकिल इतनी अहमियत की बात नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, बिजली के नग बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम और आप में तो दुआ ही करनी चाहिए जितने हालात बेहतर हों और ये आर्जी से मुस्तकिल हो जाए और भी रेट जो है वो कम हो जाए।
लेकिन जो भी इस वक्त रिलीफ मिला है, इस वक्त जो भी इस वक्त आम आदमी के जो हालात हैं उसमें आम आदमी को बहरहाल एक अच्छा फील होगा, उसके जो अखराजात हैं उसमें भी जो है ना वो कमी आएगी। तो बहरहाल हुकूमत के इस इकदाम को जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है कोई इतनी आइडियल नहीं हो गई, और इन हालात में भी हुकूमत ने कोई अगर ये रास्ता निकाला है और पैसे अगर जो कम हो रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई ऐसा आइडियल रिलीफ भी नहीं है कि इसको आप बोलें कि कोई मार्केतुल आरा काम हो गया, लेकिन जितना भी हुआ है अगर भाई हुकूमत नहीं करती तो आपने क्या कर लेना था। हुकूमत अगर बढ़ाई चली जा रही थी तो किसी ने रोक तो नहीं लिया था। अगर हुकूमत ने ये रिलीफ दिया है तो इसको तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को जो है इसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि मजीद का जो है वो रास्ता निकले। हमारे और आपके पास जो है ना जो हालात है सिर्फ दुआ का ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे, और दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई दुआ का ही ऑप्शन है। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ ये अच्छा रिलीफ दिया है हुकूमत ने गर्मी आने से पहले, क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू होनी थी ज़्यादा हो तो गई है आहिस्ता आहिस्ता, तो जाहिर सी बात है फिर लोगों के बिल ज़्यादा आने थे तो एक शोर मचना था मुल्क के अंदर कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो 200 यूनिट तक जो टैरिफ है वो तकरीबन 11 रुपये कुछ पैसे है और 300 पर फिर वो 34 रुपये हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए था कि ये जो स्लैब वाला काम है इसमें भी कोई गौर व फिक्र करें और इसको भी जो ज़्यादातर लोग जो है वो 300-400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री को मज़ीद रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया अगर चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। और माजी में जो महंगी बिजली और जो इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगी इंडस्ट्री के हवाले से, तो 100 यूनिट तो सिर्फ टेक्सटाइल के ही बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये देखें कि हमने जो एक्सपोर्ट करनी है वो ज़्यादातर डिज़ाइन ही टेक्सटाइल पर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो वाफर बिजली है बेशक वो कोई स्पेशल टैरिफ मुकर्रर करके इंडस्ट्री के लिए वो इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चलेगी तो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क में डॉलर आएंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे और मुल्क की मईशत जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है इस तरफ भी नज़रसानी करे और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल पैकेज का ऐलान करे। और इसके साथ साथ जाहिर है उन्होंने जो आवाम को रिलीफ दिया है वो एक बेहतर रिलीफ है, लेकिन मज़ीद जो 29 IPPs के साथ मुज़ाकरात करके हुकूमत ने ये रिलीफ दिया है, तो हुकूमत को चाहिए कि जो बाकी IPPs हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात करे, बैठकर बातचीत करे और मज़ीद जो है वो बिजली की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो मुल्क की मईशत है और जो लोगों को गर्मी जब आती है तो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं तो उनमें रिलीफ मिल सके। ठीक है जी इलियास साहब। एक अच्छा फैसला है कि जी इनको आवाम को रिलीफ दिया है और रिलीफ देने के लिए बिल्कुल इस तरह करना चाहिए जिस तरह IPPs में मुज़ाकरात करें। मज़ीद जो कैपेसिटी पर इनकी जो पेमेंट्स की जा रही थी फुल, अब उसमें जो रिलीफ मिला वो आवाम को रिलीफ दिया जाए, बल्कि मज़ीद से बातचीत करके उसमें भी रिलीफ दिया जाए। और सबसे ज़्यादा जो है कि 600 अरब रुपए जो बिजली चोरी में चले जाता है उसको रोका जाए, उसको रोक के फिर आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम को जो सही है बिजली में रिलीफ मिले। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो खत्ते में सबसे ज़्यादा बिजली के जो टैरिफ था वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छी कोशिश है कि प्रोटेक्टेड यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा रिलीफ है, ताकि वो लोग एक स्लैब रख दी है और ये वैसे भी है कि उसके साथ रेट्स कम रखें, लेकिन बिजली के बिल हैं जो आप पहले देखें वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इन्हांस करे इन प्रोटेक्टेड यूनिट्स को, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले और जो पेट्रोल में भी मदद में जितना हो सकता है मुमकिन तौर पर। जी आया शकील अंजुम साहब को मुबारकबाद दे दूं, 15वीं बार मुल्तान प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हमारी तरफ से मुबारक जी शकील अंजुम साहब आपको। अब मिठाई भेज दीजिएगा और खास तौर पर मुल्तानी सोन हलवा इंतजार रहेगा। वक्त खत्म हो गया जी, आप सबको आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।